Assalamu alaikum student, it's me your Asma miss. Student, today we will going to start chapter number 6 of history, that is beginning of freedom movement. Now student, in this chapter we will going to see that how the freedom movements has been started, whatever the reason is there, what are the situations were created, and how the others has given the valuable times and lives for the freedom. हम उन लोगों के बारे में सीखेंगे जो अपनी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें टाइम ज़िंदगी तक हम बोल सकते हैं आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने लगाई। तो ये आज़ादी एक दिन में नहीं मिली हमको, इसकी शुरुआत तो हमने पहले ही देख चुके थे। काफ़ी ऐसे सालों से 200 साल पहले से मतलब चीज़ें जो मतलब ब्रिटिश जो हम पे राज करते हुए आ रहा था, तो वो उस टाइम कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद लोगों को इस बारे में समझ में आई कि हमारा देश है, हमारी ज़मीन है, हमारा सब कुछ है और ब्रिटिश यहाँ पर आके हम पे हुकूमत कर रहा है, तो इसकी हुकूमत यहाँ से ख़त्म किस तरीके से करें। तो ब्रिटिश के सारे रूल्स जो कंपनीज़ थी किस तरीके से उसको यहाँ से बाहर फेंकना। तो हमने स्टूडेंट्स एक लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो है आज़ादी के लिए किन किन लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया। फिर ब्रिटिश के वजह से जो रिलीजन्स एंड सोसाइटी में जो हमारे चेंजेस आए वो भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो स्टूडेंट ये एकदम ध्यान से देखना कि सिर्फ हम कुछ पर्टिकुलरली ही कुछ लोगों के फ्रीडम फाइटर्स के नाम हम जानते हैं, और ऐसे हिस्ट्री ये बताता है कि हज़ारों करोड़ों लोगों ने इस फ्रीडम्स को लेने के लिए, आज़ादी को लेने के लिए बहुत सारे मेहनतें किए हैं, बहुत सारे मेहनत किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को कुर्बान किया है। उनकी इस कुर्बानी को इंस्पिरेशन लेते हुए हमको आज इस ज़माने में जो हम आराम से चीज़ें बैठ के आराम कर रहे हैं, आज हमारा हम चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्रीडम फाइटर्स ओनली। तो दिल में इस बात का जज्बा रखते हुए कि फ्रीडम मूवमेंट्स में क्या हुआ था और किन किन लोगों के वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं चैप्टर क्या बताता है हमको। इंग्लिश एजुकेशंस मेड फिक्स इफ़ेक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी। आपने सोशल एंड रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट में देखा था कि जिस तरीके से ब्रिटिश यहाँ आया और उसने हमारे रिलीजन्स, हमारे सोसाइटी, हमारे ट्रेडिशनल्स को में इंटरफेरेंस करना चालू कर दिया था। तो उसने ये भी लागू कर दिया, या बोल सकते हैं कि अपनी इंग्लिश एजुकेशन को उसने इंग्लैंड से यहाँ पर लेके आया और सारे लोगों को जो भी समझ सकते हैं कि उनको पढ़ना है, तो लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन भी ली और अच्छे अच्छे पोस्ट पे वो लोग पहुँच भी गए। हम लोग बोल सकते हैं ना उनको मॉडरेटर्स, हाँ मॉडरेटर्स लीडर्स, जो पढ़े लिखे लीडर्स होते थे, जो जिनके पास एजुकेशंस थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ब्रिटिश के वजह से एक अच्छा फ़ायदा हुआ कि हमारी इंडियन सोसाइटी ने इंग्लिश को जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हुए बहुत सारे इंस्टीट्यूट में इसकी शुरुआत हो गई थी। द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म वर स्नोन बाय द रिफॉर्म्स न्यूली एजुकेटेड सोसाइटी। अभी जो नई सोसाइटी बनी बिकॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, सो पीपल्स वेर नाउ अवेयर ऑफ रैशनलिज्म्स, नेशनलिज्म्स, ह्यूमैनिटी, फ्रीडम्स। सो लोगों को अभी ये समझ में आ रहा था कि हमारी
नेशनलिज्म्स क्या है, हमारी देशभक्ति क्या है, हमको किस लिए क्या करना है, एंड एवरीथिंग. Due to various movements in different parts of India, a favorable situations were created to build a political organization on an all India level, which will be beginning towards a various provisional political organization. अब इस मूवमेंट के वजह से जो इंडिया के अलग जो डिफरेंट पार्ट्स थे, अलग अलग जो हिस्से थे इंडिया में, कुछ स्टेट टेरिटरीज को लेके, वो भी इस सिचुएशन को मतलब सपोर्ट करते हुए उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या किए, बनाए. ठीक है. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की क्या होता है स्टूडेंट्स के हम रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहते हुए सारे काम कर सकते हैं. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमको हमारे मूवमेंट्स, हमारे फ्रीडम्स को लेने में मदद करें. तो ये जो है हम लोग डायरेक्ट आंदोलन या डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकते थे. सो वी हैव टू गो फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो हमने पूरे इंडिया के इस लेवल को एक साथ क्या किया, बनाया, और एक पूरे जितने भी टेरिटरीज है, स्टेट है, कॉन्टिनेंट है, इन पूरे जगहों से हम लोगों ने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना की. वी आर ऑर्गेनाइज्ड different group of politically aware people to express the aspirations of nations by the diverting the public attention towards the question of nation. अब ये पॉलिटिकल अवेयरनेस के वजह से, ठीक है, जो लोग ग्रुप बना के, लोगों जो भी पॉलिटिकली लोग थे वो लोग ने ग्रुप बनाकर लोगों को जो है एक उम्मीद दिखाई कि through the being of educated people we can go for the rules, undergoes with the rules and regulation, we can find the way of freedom, we can fight with the British. हम रूल्स और रेगुलेशन के साथ हम आज़ादी ले सकते हैं. इसकी एक उम्मीद जितने भी पॉलिटिकल्स लोग थे, जो ग्रुप बने थे, उन्होंने एक उम्मीद जो है हम आम जनता को दिखाई. जो पब्लिक थी वो एक उम्मीद के साथ जो है उनके तरफ खींचने लगी. जितनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी उनके तरफ ये जितने भी हमारे पब्लिक थी, जितने भी उनके दिमाग में नेशन को लेकर, अपने आप को लेकर जो भी क्वेश्चंस थे, इस पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उन्होंने अपने सारे समस्या, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की गई. Centralizations of administration during the British rule. Due to the British administration, administration किसको बोलते हैं स्टूडेंट? ऐसे काम, डिपार्टमेंटली वर्क जो कानून के तहत होता है, थ्रू द वे ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एक डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है. इट इम्प्लीमेंटेशन ऑन द इंडिया ब्रॉड नेशन अंडर द वन रूफ इन द ट्रू सेंस. ब्रिटिश ये चाहता था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन का या मकसद ये था कि वो पूरे नेशन को, पूरे हिंदुस्तान को एक छत के नीचे ले आए. ड्यू टू द आइडेंटिकल रिफॉर्म ऑल ओवर द कंट्री, द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप अमंग द पीपल. अब लोगों जब हमारी सोच समझ बदलने लगी, हमारा रहन सहन बदलने लगा, हम एजुकेटेड होने लगे, ठीक है, तो इस तरीके से लोगों की समझ जो है और बढ़ने लगी. अब लोग जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है वो एक इक्वालिटी के थ्रू चलना चाहते थे. सबको बराबरी का हक मिले, सब एजुकेशन ले सके. तो उनके दिल में जो हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए जो भी फीलिंग्स थी, जो भी उनका एक डिवोशन था, तो वो लोग जो है दिखाने लगे. दे कैन फील, दे कैन शो दैट फीलिंग्स टू द फॉर द नेशंस. फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड शिफ्ट मूवमेंट ऑफ द आर्मी, द ब्रिटिश बिल्ड नेटवर्क रोड एंड रेलवेज. अब ब्रिटिश अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने हर तरीके के आसानियत के लिए
ब्रिटिश ने क्या किया, उसने बहुत खुशी खुशी जो है वो ये ब्रिटिश आर्मी के लिए उसने ना रोडवे और कम्युनिकेशन या फिर रेलवे स्टार्ट किया, जिससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सकता था, है ना, लोग यहाँ वहाँ जा सकते थे। तो ये अपने फ़ायदे के उसको चाहिए, वो चाहता था कि इंडिया में और आर्मी आए इंग्लैंड से, ठीक है। बट दिस फैसिलिटीज़ बेनिफिटेड द इंडियंस एज वेल। अच्छा, हिंदुस्तान के लिए ये फ़ायदेमंद हुआ कि नहीं? अब जब रेलवे स्टार्ट हुई, आपको पता है ना, पहली रेलवे हमने पढ़े हैं मुंबई से ठाणे से मुंबई जो है वो रेलवे चालू हुई थी, है ना। अब रेलवे चालू हुई, फिर रोड फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई, लोगों को जाने आने का सफ़र अच्छा मिल गया, तो जो लोगों की सोच है वो और आगे जो है फैलने लगी। एक जगह से दूसरी जगह लोग जाकर अपनी सोच समझ को, अपने एजुकेशन को, अपने लेवल ऑफ थिंकिंग को क्या करते थे, दूसरे लोगों को बताते थे। तो इसका फ़ायदा हम इंडियंस लोगों ने भी उठा लिया। हमने क्या किए, हमने ये रोड बनी, ये रेलवे बनी, जितने कम्युनिकेशन सिस्टम्स बने, इसका फ़ायदा हमने भी उठाया। पीपल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया कम इन द कॉन्टैक्ट ईच अदर। अब हिंदुस्तान में जितने अलग जगहों पे हमारे लोग रहते थे, वो आसानी से अब आ जा सकते थे, ठीक है। देयर वॉज इंक्रीज इन अ कम्युनिकेशन एंड फीलिंग ऑफ रैशनलिज्म ग्रीव अप। और इसकी वजह से जो है कम्युनिकेशन बढ़ने लगी, लोगों की बातचीत बढ़ने लगी। जब बातचीत बढ़ती है तो आइडियाज़ भी शेयर होते हैं, अपनी थॉट्स शेयर होती है, अपनी थिंकिंग शेयर होती है, फिर जो हम फील करते हैं वो एक दूसरे को बताते हैं, फिर 1 से 4, 4 से 8, 8 से 15 ऐसे लोगों के बाद ये जो है आइडियाज़ जो है, सोच जो है, समझ जो है वो फैलती रही। तो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा भी हमको हुआ, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इसको बोलते हैं कि किस तरीके से हम जो है पैसे की वे में जो है ख़त्म हो रहे थे, बर्बाद हुआ जा रहा था। इंडिया को ब्रिटिश जो है किस तरीके से बर्बाद कर रहा था। द इंडियंस वेल्थ वॉज फ्लोइंग टूवर्ड्स द इंग्लैंड बाय ऑल द मीन्स। जितनी कोशिश हो सके, जो भी तरीका जैसा भी हो, जो भी वो साजिश हम बोल सकते हैं, जिस तरीके की भी लालचपन, हर चीज़ ब्रिटिश हर जगह से पैसा कलेक्ट करके इंग्लैंड को क्या कर रहा था, वो ट्रांसफ़र कर रहा था। मतलब जितनी तरीके से, चाहे वो मनी लैंडर्स हो, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो कोई और जगह से हो, वो हर जगह से क्या कर रहा था, पैसे कलेक्ट करके एक मीन्स ऑफ थ्रू मीडियम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हम बोल सकते हैं, जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, वो पैसा जमा करके इंग्लैंड को भेज रहा था। ड्यू टू द इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ इंग्लैंड, हम जो इंग्लैंड की एक इम्पेरिज्म बोल सकते हैं, एक ऐसी हार्ड पॉलिसी थी। द इंग्लैंड वेयर वॉज ब्रिंगिंग द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन टू इंडिया। और वो इस तरीके से इंग्लैंड जो है इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहा था, बर्बाद कर रहा था पैसे से। फार्मर्स वेयर कंप्लीट टू टेक अ कैश क्रॉप। हमने पहले ही पढ़े कि फार्मर्स पे जब कैश में पैसा भरना था, उसको रेवेन्यू भरना था, अपनी ज़मीन को वो बेचारा गिरवी रख रहा है, बेच रहा है। फेमाइन कंडीशन हमने पहले वाले चैप्टर्स में सब पढ़ चुके हैं। तो अब फार्मर्स के पास बचा एक रास्ता, जो ब्रिटिश ने बताया था कि तुमको पैसा चाहिए तो तुम अपनी ज़मीन पर कैश क्रॉप जो है वो कल्टीवेट करो। कैश क्रॉप जो है ना, इंडिको, ये सब, ठीक है। बर्डन ऑफ लैंड टैक्स, कंटिन्यूएशन ऑफ फेमाइंस, ऑल ब्रोकन डाउन द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब हमने ये भी देखा कि जो पैसा भरना है, कैश भरना है, रेवेन्यू पे करना है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश होने के बावजूद भी इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जावे, ये सब के वजह से क्या हुआ, जो बेचारा जो फार्मर है, हमारा जो इंडिया का सबसे बड़ा, अगर हम बोल सकते हैं, एक पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर पार्ट है। अगर एग्रीकल्चर पार्ट में ये सब मुसीबत आ रही है तो अब रीढ़ की हड्डी जो है एग्रीकल्चर पार्ट से जो है इंडिया की टूट गई थी।
ट्रेडिशनली इंडस्ट्री डिक्लाइन विच लेड टू द राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। और फिर हमने ये भी देखा प्रीवियस चैप्टर्स में कि जितने भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, जो पुरानी इंडस्ट्री काफ़ी सालों से चल रही थी, मुगल्स के ज़माने से चलती आ रही थी, वो इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गई, बंद होने लगी। लोग जो है, जो कंपनी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, वो लोग भी बेरोज़गार हो गए। द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेड द वर्कर्स क्लास। फिर जो कैपिटलिस्ट थे, मतलब जो पैसे वाले थे, वो वर्कर्स क्लास को भी क्या कर रहे थे, जो वर्कर्स क्लास हम इसको बोलते हैं, जो ऐसी लोग, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स जो काम कर कर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे, चाहे वो कुछ भी काम हो। जो पैसे वाले या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वो भी जो वर्किंग क्लास को क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे। वेरियस न्यू टैक्सेस वेर इम्पोज ऑन द मिडिल क्लास। अब बहुत अलग अलग तरीके के टैक्स जो है वो मिडिल क्लास पे लगाई जा रही थी। आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज बता दूँ बेटा, कि ब्रिटिश जो है गरीब मिडिल क्लास इन्हीं को बर्बाद कर रहा था। जो अपर क्लास थे, जो हमारे प्रिंसली स्टेट लोग थे या हमारे राजा महाराजा थे, उनको ज़रा भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी। हम जैसे आम इंसान जो मिडिल क्लास में ज़िंदगी गुजारते हैं, जो गरीब लोग इंसान थे, जो स्मॉल कास्ट के लोग थे, ये लोग ही काफ़ी जो थे परेशान हालात में चल रहे थे। दिस लीड ग्रोथ टू द डिसकंटेंट अमंग द पीपल। और इस वजह से ही हमारे दिलों में जो ये नफ़रत जो थी ब्रिटिश के लिए, वो और बढ़ती गई और बढ़ती गई और बढ़ती गई। नाउ वी कैन गोइंग टू सी वेस्टर्न एजुकेशन। अब वेस्टर्न एजुकेशन आने के बाद क्या चेंजेस हमारे सोसाइटीज़ में हुआ, देखते हैं। ड्यू टू स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, न्यू आइडियाज सच एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा। अब जैसे नए एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन फैला, तो लोगों की नए आइडियाज़ भी लोगों को समझ में आने लगा। जस्टिस क्या है, हमको इंसाफ किस तरीके से मिलना चाहिए, हमारी लिबर्टी क्या है, हम एकता में किस तरह से, हम इक्वालिटी कैसा कर सकते हैं, डेमोक्रेसी के जो गवर्नमेंट है वो हम सिर्फ अपने लिए नहीं, हिंदुस्तान के सारे लोगों के लिए सोचना चाहिए। इस सब चीज़ों में हम लोग सोचने लगे, हर इस सब चीज़ों पे हम काम करने लगे। Were introduced to the Indians, rationalism, significant attitude, humanity, nationalism, these principles were accepted by the Indians. अब हमारे इंडियंस जो है कम के तो थे नहीं, जब उन्होंने एजुकेशन ली, जब उनको समझ में आया कि हमारी लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, या हमारे रैशनलिज्म्स क्या है, हमारे जस्टिस क्या है, हमारी जस्टिफिकेशंस क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी इंसानियत किस लेवल पे है, ये सारी बातों को उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया, उन्होंने इस चीज़ को अपनाया। ठीक है। Therefore, there were inculcated a feeling that we are capable of carrying out the work of country. इसके बाद से लोगों को ये समझ में आने लगा कि हम इतने कुछ चीज़ों को हमने हमारे हाथ से निकाल दिए, खो दिए, तो अब हमारे पास वो है, वो हिम्मत है, हम एजुकेटेड है, हमको नई समझ है, नई सोच है, हमारे पास एक नई उम्मीद के साथ, उमंग के साथ लोगों ने क्या किया, अब हम इस कंट्री की प्रोग्रेस कर सकते हैं, इस देश को हम उन्नति पर ले जा सकते हैं, इसका एकदम से निश्चित किया। यस स्टूडेंट, नाउ वी कैन से दैट इंडिया इज द 5th रैंक इन द प्रोग्रेशन ऑफ इन द वर्ल्ड। 5वें रैंक पे इंडिया है। अब इंडिया और प्रोग्रेस कर रहा है। एज यू नो वी आर इंट्रोड्यूसिंग, अब तो ये वक्त था कि हमारे सैटेलाइट्स के जितने भी पार्ट्स थे वो हम इंडिया में बनाने लगे। ठीक है, मतलब हम इंडिया हर एक एक्सपेक्ट से, मतलब हर एक फील्ड से इंडिया जो है वो क्या हो गया, आगे बढ़ रहा है। ही इज़ नॉट एन कंप्लीट कंट्री। ठीक है, प्रोग्रेस कंट्री नहीं है, ये प्रोग्रेसिंग कंट्री है, ये जो है डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री है हमारा इंडिया भी। इंडिया इज कंट्री इज डिवाइस लैंग्वेजेस, बट
विद द इंट्रोडक्शन इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया गॉट न्यू मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इंडिया में हर लैंग्वेजेस है, हर स्टेट देख लो, हर तालुकास हम देख लेते हैं, हमारे जितने भी कास्ट सब कास्ट है, हम जितने भी चीज़ देख लेंगे, हमारे पास लॉट ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर। हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेज है, बहुत सारे सब लैंग्वेजेस हैं, हमारी भाषा है बहुत है, हमारे पास ज़बानें बहुत हैं। लेकिन जैसे ही इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन हमारे इंडिया में आया, तो एक नया हमको बोल सकते हैं ना सपोर्ट मिल गया, ठीक है, एक नया मीड ऑफ कम्युनिकेशन मिल गया। स्टडी ऑफ एशियन इंडियन हिस्ट्री, असाइटिक सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश्ड एट बंगाल बाय द ब्रिटिश। बेटा ये एक सोसाइटी है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ये एक इंस्टीट्यूशन थी जो 1784 में बनी थी बाय सर विलियम जॉन के थ्रू। ये एक यूनिक इंस्टीट्यूशन था, ठीक है, जिसमें कंप्लीटली जो है लिटरेसी और सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़ की जाती थी। इस सोसाइटी में जो है ना हर चीज़ को पढ़ाया जाता था, इस इंस्टीट्यूट में हर चीज़ को पढ़ाया जाता था जो कंसल्ट करता है मैन और नेचर को लेकर, ठीक है। ये जो सोसाइटी बनी, ये इंस्टीट्यूट बना, कहाँ बना? बंगाल में बना। कौन बनाया? ब्रिटिश ने बनाया। Many Indians and Western scholars started studying of Indian culture and manuscript in the Sanskrit. अब जो बहुत हमारे इंडियंस वेस्टर्न स्कॉलर्स बन गए, उन्होंने ये इस एजुकेशन को लिया, इंडियन कल्चर को भी उन्होंने पढ़ा और उन्होंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई जो संस्कृत, पर्शियन और अदर लैंग्वेज में भी वो लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए। द रिसर्च वर पब्लिश, और बहुत सारे लैंग्वेजेस और तरीके जो है और बढ़ने लगे, ठीक है। सो डॉक्टर बाहू दाजी लाड, डॉक्टर R.G. भंडारकर, these Indian scholars made intensive study of Asian Indian culture। ठीक है बेटा, ये दो जो बंदे थे ये इंडियन स्कॉलर कहलाते थे। इन्होंने बहुत सारी पढ़ाई करी, बहुत सारे हमारे एशियन इंडियन कल्चर्स को समझा, ठीक है। After the understanding that we are blessed with the glorious Asian tradition, the Indians were awakened with the sense of identity। ये दो लोग जब ने जो एशियन इंडियन कल्चर को पढ़ा, एशियन इंडियन के बारे में जो पुरानी इतिहास पढ़ लिए, पुराने परंपराओं को पढ़ लिए, तो उनको ये मालूम पड़ा कि ऑलरेडी हमारा इंडिया जो है या हमारे इंडियंस के पास तो ये चीज़ तो है पहले से गॉड गिफ्टेड है। ये जो हमारी ट्रेडिशन है, जो हमारे कल्चर्स है, ये बहुत काफ़ी है, ठीक है। सो द इंडियंस हैव द सेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब इनके पास इतना काबिलियत है कि अगर हमने कुछ ये चीज़ों को भी समझ ली तो हम हमारे आगे उन्नति हम कर सकते हैं, हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। भंडारकर ओरिएंटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ वर्किंग सिंस लास्ट 100 ईयर इन पुणे। 100 साल तक अभी भी चल रही है ये भंडारकर ओरिएंटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ न्यूज़पेपर, अब किस तरीके से न्यूज़पेपर जो है वो भी मदद कर रहा था, है ना, बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं सपोर्ट था हमको न्यूज़पेपर का। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लिश एंड vernacular न्यूज़पेपर द पीरियडिकल कम टू द पब्लिश। जब ये ब्रिटिश की पीरियड चल रही थी, ब्रिटिश का ज़माना चल रहा था, तो इंग्लिश और ऐसे लैंग्वेजेस जो हमारे ऑर्डिनरी पीपल्स बोल रहे थे, मराठी, गुजराती, बंगाली, बहुत सारे लैंग्वेज जो उसमें न्यूज़पेपर्स जो है छप रहे थे। दो दिस न्यूज़पेपर पॉलिटिकल एंड सोशल अवेकिंग टुक प्लेस, इस मीडियम ऑफ न्यूज़पेपर, इस मीडियम से जो न्यूज़पेपर के थ्रू हम हमारे पॉलिटिकल और सोशली जो सोसाइटी में जो चल रहा था, इस न्यूज़पेपर के थ्रू जो है हम पढ़ सकते थे और लोग जो है वो समझ सकते थे कि सोसाइटी में भी अब कहाँ क्या हो रहा है, ओके। न्यूज़पेपर लाइक दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी मराठा स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट।
ये जो न्यूज़पेपर थे दर्पण, प्रभाकर, हिंदू अमृत, बाजार पत्रिका, केसरी, मराठार, ये सब जो पेपर्स थे, न्यूज़पेपर्स थे, ये अपने अपने लैंग्वेज में छपते और किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, क्या वो बता रहे थे, गवर्नमेंट की क्या गलतियां हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से जो है एक्सप्लॉइट कर रहा था। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखिए जिस तरीके से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो उसमें सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन बना जो है हमारा नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी बनी थी। On 28 December 1885, the first section of Indian National Congress was held at Gokuldas Tejpal Sanskrit School in Mumbai. 1885 में सबसे पहला सेशन मतलब मीटिंग हुई, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मुंबई में। ठीक है, कौन से स्कूल में हुई? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में, जहाँ पर 72 डेलीगेटेड फ्रॉम द डिफरेंट प्रोविजन्स ऑफ इंडिया, जहाँ पर 72 अलग अलग स्टेट से लोग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बनकर इस मीटिंग को आए थे, इस मीटिंग में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किए थे। इंडिया पार्टिसिपेट इन दिस सेक्शन। उमेश चंद्र बनर्जी, a renowned lawyer of Kolkata, was president of this section. उमेश चंद्र बनर्जी ये जो थे वो एक बहुत ही फेमस लॉयर थे कोलकाता के, और यही एक फर्स्ट प्रेसिडेंट बने हमारे इस मीटिंग के। दिस सेक्शंस दे इस्टेब्लिश द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सेक्शन इसलिए था, ये मीटिंग इसलिए थी कि लोग मीटिंग कर अपनी बहुमती से, मेजॉरिटी सपोर्ट से इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाना चाहते थे। एलेंस ऑक्टेरियन हुमे, अ ब्रिटिश ऑफिसर, टुक लीड इन द एस्टैब्लिश ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमारे इस और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने में हमारे ब्रिटिश का भी हाथ था, जिसका एक नाम यहाँ दिया हुआ है, एलन हुमे। इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिया इन एडमिनिस्ट्रेशन, रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सच स्टेटमेंट वे सेंट इन टू द ब्रिटिश। अब देखिए इस सेक्शन में ये डिसाइड हुआ कि हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन रहेंगे, हमारे डिपार्टमेंटल वर्क रहेंगे, ठीक है, इस कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इंडियन लोग होने चाहिए काम के लिए। और हम जो है मिलिट्री एक्सपेंसेस जो भी ब्रिटिश की है वो कम करने की कोशिश करेंगे, ऐसा जो है लिखित स्टेटमेंट जो है वो ब्रिटिश को भेजा गया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या मकसद से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी? टू मेक द पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया forget the different religions, race, caste, languages, geographical territories, and bring them on the common platform to understand each other problems and views, to increase the feeling of oneness among people, to take efforts of development of the country were the objective of the Indian National Congress. पूछा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या मकसद था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये मकसद था कि उन्होंने हर चीज़ को भुला दिए, जैसे कौन से रिलीजन से है वो बंदा, कौन सी रेस से है, वो क्या काम करता है, क्या है उसके पास, कौन सा कास्ट है, कौन सी ज़बान बोलता है, क्या लैंग्वेज है, कौन से हिस्से से वो आया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसी से कुछ मतलब नहीं था। वो ये मकसद था कि सारे लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिले, सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन में भाग लेना चाहते थे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो अपने देश के लिए, अपनी एकता के लिए दो फीलिंग शेयर करे, एंड एवरी पर्सन हैविंग द यूनिटी, बस उनको वी कैन से एक्सप्रेस करना और कहाँ पर आके बताना उस ज़माने में लोगों को नहीं समझता था। सो इन्होंने ये दे टेक द इफोर्ट फॉर डेवलपमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी बहुत सारे मेहनती की एफर्ट्स किए इंडिया को डेवलप करने के लिए, अपनी कंट्री को और आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये सारा मकसद था हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने की, कि हम सबको एक काम मिल जाए, सब जो है अपने ओपिनियंस शेयर करें, हर कोई जो है अपना
अपने आप को यूनिटी में लाकर एकता वी से ना यूनिटी में आकर वो काम करें। नाउ मॉडरेट फ्रेज क्या है? 1855 to 1905, the early 10 years after establishment of Indian National Congress, their contribution was very slow but consist. 10 साल होने को आए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने, उनका कंट्रीब्यूशन इतना अच्छा नहीं था, जितने लोग यहाँ पर काम कर रहे थे उतना नहीं था, लेकिन फिर भी जो था वो बहुत ही काफ़ी था। The Indian National Congress, the leader of Indian National Congress was realistic and highly educated. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे वो काफ़ी पढ़े लिखे, समझदार, वेल एजुकेटेड थे। They were aware that though the organization work a strong foundation need to be built up. इनका ये सोचना था, ये उनको समझ में आया था कि ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें उसको और किस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखे, किस तरीके से एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन उसकी बने। ठीक है। वेस्टर्न थिंकर्स फिलोसफी ऑफ लिबरलिज्म, फ्रीडम्स, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, दिस वैल्यूज हैड इम्पैक्ट ऑन देम। जितने भी वेस्टर्न थिंकर्स थे, है ना, उनके दिमाग में क्या चल रहा था? वो जितने फिलोसफीज थे जो फिलोसफी बोलते थे, दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, देयर थॉट्स, ठीक है, थ्रू द मीन्स ऑफ पोएम्स, अपनी बहुत सारी डीप सोच में वो लोग किस बातों को ले रहे थे? लिबरलिज्म, सारे लोगों के लिए यूनिटी, इक्वालिटी, फ्रीडम से, ठीक है, ऑल दे हैव द कॉमन थिंग्स दे कैन शेयर। दे बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड। जो भी लोग थे वो ये सोचते थे कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड फॉलो करें, मतलब अंडर द रूफ ऑफ ऑल द गवर्नमेंट के सारे रूल के थ्रू हम सब काम करें। दे हैड होप दैट इफ वी डिमांड दो कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड देन द ब्रिटिश विल गिव जस्टिस टू अवर डिमांड। उनका ये भरोसा था कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन मैथड के थ्रू हमारे बातों को हम रखेंगे तो हो सकता है ब्रिटिश जो है हमको हमारे राइट्स प्रोवाइड करे, हमारे डिमांड्स को जस्टिस दे। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वेर ऑल द मॉडरेटर लीडर्स। ये सारे मॉडरेट लीडर थे, काफ़ी पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड लोग थे। In the section of Indian National Congress, different resolutions were put forward for them, such as जब भी मीटिंग होती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुई थी तब ये बातों को रखा गया था, जैसे कि टू गेट द रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोविजनल लेजिस्लेचर। जब भी हमारे इलाके के जो लेजिस्लेचर्स थे, जो भी हमारे इलाके के कानून जो है उसका एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जॉब फॉर द एजुकेटेड इंडियन, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको जॉब मिलनी चाहिए। कटिंग डाउन द इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस ऑन मिलिट्री, जो मिलिट्री पे फालतू का खर्च हो रहा था वो कम हो जाए। लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी शुड बी स्पिरेट फॉर द सेफ गार्डिंग लीगल्स राइट ऑफ इंडियंस। लेजिस्लेचर टू इम्प्लीमेंट द लॉ, जुडिशरी जो लॉ को क्या करता है, सक्सेस क्या कर वी कैन से कि वो इम्प्लीमेंट करता है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमारे इंडियंस के सारे लीगल्स लॉ बनाना चाहिए। टू कॉज अ स्प्लिट इन द नेशनल मूवमेंट द ब्रिटिश इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश बहुत चालाक था, वो ये नहीं चाहता कि सब लोगों के बीच में जो है हिंदुस्तान के लोगों के बीच में जो है यूनिटी बनते रहे, लोग जो है नेशन के लिए काम करते रहे। तो उसने ना क्या किया, एक सिंपल फंडा यूज़ किया, डिवाइड एंड रूल का। ठीक है, तोड़ो और उन पर क्या करो, हुकूमत करो। नो एक्सट्रीमिस्ट फ्रेज ऑफ 1905 to 1920। अभी हम लोगों ने मॉडरेटर फ्रेज देखे, अभी एक्सट्रीमिस्ट फ्रेज देखते कि एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे वो क्या चाहते थे, अब उन्होंने क्या किया। All Indians who were politically aware kept aside their differences of the caste, religions, languages, provision and gather on the single platform of Indian National Congress। हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो ऐसे ग्रुप थे, एक मॉडरेटर और एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर। जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो पॉलिटिकली
क्या चाहते थे, वो समझ रहे थे। उन्होंने सब दूर कर दिया, जो भी कास्ट के लोग थे, जो रिलीजन थे, जो लैंग्वेज थे, उन सब को छोड़ के उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। देयर वेर यूनिवर्स डिसीजंस रिगार्डेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस, कि जो भी कांग्रेस जो डिसीजन ले रही है पूरा उसको सपोर्ट करना, पूरी फुल इन एग्रीमेंट, पूरी तरीके से उसको एग्रीड करना, ठीक है, कांग्रेस के डिसीजन को। टेक फॉरवर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, बट देयर वेर डिफरेंसेस रिगार्डिंग द वर्किंग सिस्टम, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे, वर्किंग सिस्टम को लेके कुछ प्रॉब्लम्स थी। दिस वेर आइडियोलॉजिस डिफरेंसेस, ये जो थी सोच, ठीक है, सोच का हम फर्क समझ सकते हैं। फ्रॉम दिस द डिफरेंसेस टू मेन पॉलिटिकल ग्रुप्स वेर फॉर्म्ड, इसके वजह से, सोच की वजह से, लोगों की अलग अलग सोच की समझ के ज़रिए से दो वहाँ पर ग्रुप बन गई। मॉडरेटर हु एडुकेटेड पीसफुली, मॉडरेटर लीडर जो क्या कर रहे थे, पीसफुली पढ़े, थ्रू द लॉ वो लोग काम करना चाहते थे। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर एंड द एक्सट्रीमिस्ट हु बिलीव इन द सर्व स्ट्रगल फॉर द लेटल एंड द फ्रीडम, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर ये चाहते थे कि जितना भी हम गवर्नमेंट के थ्रू या गवर्नमेंट की रूल के थ्रू काम करें अपनी आज़ादी को लेने, कुछ नहीं होगा, हम फाइट कर ले, हम जो भी फैसला है अब के अब करके इस चीज़ को ख़त्म कर दे। इस तरीके से दो ऐसे लीडर्स थे, मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल वर बिलीव्ड टू बी एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ये ऐसे लीडर्स थे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र, ये लोग ने काफ़ी लड़ाई लड़ी ब्रिटिश के लिए, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन द अर्लियर पीरियड द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स for beginning the political awakening among the Indian youth method like newspaper, national festivals and national education। अब लोगों को जो है बताना, अवेक करना, समझाना, तो उन्होंने जो है न्यूज़पेपर का सहारा लिया। फिर जो भी नेशनल फेस्टिवल्स होते थे, गणेश उत्सव, शिव जयंती, इन जगह जा जा के लोग जो है लोगों को अपनी बातों को समझाया जाता था, ठीक है। फिर केसरी मराठा वेयर द न्यूज़पेपर थ्रू विच लोकमान्य तिलक मेड सर्वे क्रिटिज्म ऑन द सुप्रीमसी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। ये जो हम बोल सकते हैं केसरी और मराठा जो न्यूज़पेपर लोकमान्य तिलक ने बनाए थे, इस न्यूज़पेपर में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी वो उसके ऊपर लोग टिप्पणी करते थे, लोगों को अवेयर करने का काम करते थे। इन बंगाल प्रोविजन अमृत बाजार पत्रिका वेयर द माउथ पीस ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। इन बंगाल में जो अमृत बाजार पत्रिका थी, ये जो न्यूज़पेपर था, ये मतलब इस तरीके से लोग जो है एक्सट्रीमिस्ट जो सोच के लोग थे उन इस न्यूज़पेपर में लोगों के बारे में छपता था। बाय फॉरगेटिंग द इंटरनल डिफरेंसेस वेयर द पीपल शुड कम टुगेदर एंड एक्सचेंज देयर आइडियाज, कॉमन पीपल स्टार्ट inspirations from the contribution of national personality with this objective. Tilak started organizing the Shiv Jayanti and Ganesh Utsav। अब जो लोगों ने सब इंटरनल डिफरेंसेस को छोड़ दिया, सारे जो मनभेद थे, जो प्रॉब्लम्स थी, वो सब लोगों ने भूल कर सारे लोग अब इस उम्मीद से जागरूक हो गए कि अभी जो है नेशनल पर्सनालिटी जो लोग हैं, लोग काम कर रहे हैं तो हम भी करें, ठीक है। जिसके लिए जो लोकमान्य तिलक है, उन्होंने शिव जयंती और गणेश उत्सव जैसे प्रोग्राम्स को बनाया, ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। फॉर पॉलिटिकल रीज़न इफ़ पीपल कम टुगेदर देन गवर्नमेंट विल बैन देम। पॉलिटिकली अगर हम देखें तो ये था कि अगर कोई भी लोग एक साथ मतलब जमा हो जाएंगे तो ब्रिटिश को प्रॉब्लम होगी, इसीलिए क्या किया गया, इस रिलीजन से इस फेस्टिवल को बैन कर दिया गया। इन द मंडेल प्रेशन द तिलक रोड द गीता रक्षा। मंडले क्या बोलते हैं हम, जेल में तिलक को अरेस्ट करके रखा गया था और उसने एक गीता रक्षा करके एक बुक लिखी गई थी। इट कोर ऑफ फिलोसफी ऑफ कर्म योग एंड स्ट्रेस दैट पीपल शुड ऑलवेज बी एक्शन। ये बुक एक ऐसी फिलॉसफी थी, ऐसी तरीके से बताया गया था, डीप फीलिंग थी कि इसमें जो है कर्म योग है, मतलब जो लोग काम करेंगे उस तरीके से उनको अपना फल मिलेगा, और जितने भी लोग हैं वो अब क्या करें, एक्शन करें, मतलब रिवॉल्ट करें,
ठीक है, अब वक्त है जो तुम अपना बदला ले सकते हो, अब हिंदुस्तान को तुम आज़ादी दिला सकते हो। The extremist leaders established the education institutions for creating the generation consult about own language and tradition. अब जितने भी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाई जिसमें सिर्फ अपनी लैंग्वेज को और अपने ट्रेडिशंस को उन्होंने कोशिश किया कि लोगों को बताएं. The extremist leaders were the opinion that if black people take part in the freedom movement, they challenge the British government by struggling against them, only one success will be achieved. उनका ये सोच था कि अगर लाखों की तादाद में लोग फ्रीडम के लिए आगे आ रहे हैं, अपनी आज़ादी को लेने के लिए आगे आ रहे हैं, तो फिर ब्रिटिश भी जो है इस स्ट्रगल को समझेगा और अपनी हथियार को निकाल के वो यहाँ से भाग जाएगा. They were unanimously believed that movement should be made more service. Yes student, वो ये फुल्ली भरोसा कर रहे थे ये कि ये जो मूवमेंट होगा ये बहुत ही एकदम सुपीरियर हो सकता है. बट दे डिड नॉट अडॉप्ट द मीन्स ऑफ आर्म रेवोल्यूशन रेदर इंस्टेड ऑफ एक्सटेंसिव पब्लिक एग्रीगेशन. उन्होंने लोगों को जमा किया लेकिन लोगों के पास हथियारें नहीं थी, लोगों के पास कोई बंदूक नहीं था, कोई ऐसा सामान नहीं था जिससे वो ब्रिटिश से लड़ सकें. द मॉडरेटर लेड द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड एक्सट्रीमिस्ट कैरी द फॉरवर्ड द मूवमेंट. मॉडरेटर लीडर्स ने जो है इस मूवमेंट को फाउंड किया, बनाया, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने इसको आगे और चलाया. इन 1897 इन पुणे एपिडेमिक ऑफ द प्लेग हैड स्प्रेड ऑन लार्ज स्केल. 1897 में पुणे में बीमारी जो थी ये प्लेग की फैल गई. 100 ऑफ पीपल डाइड टू इट. 100 लोग जो है इसमें मारे गए थे, हज़ारों लोग जो है इसमें मारे गए थे. एंड ऑफिसर नेम रैंड वेर अपॉइंटेड. एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश का. द प्लेग पेशेंट वेर सार्च्ड आउट एंड ऑपरेसिव मेजर्स वे अडॉप्टेड. इसमें जो प्लेग के जो पेशेंट होते थे उनको ढूंढ के निकाल कर इनको ख़त्म किया जाता था, इन पर इलाज किया जाता था. एज अ रिवेंज, और इसके रिवेंज मतलब इसका बदला लेने के लिए चपरेकर ब्रदर असिस्टेटेड द रैंड. और चपरेकर ब्रदर ने क्या किया, इसको ये जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसको पकड़ा और उसको मारा. ठीक है. द गवर्नमेंट ट्राई टू कनेक्ट द रिलेशन विद लोकमान्य तिलक विद द कॉन्स्पिरेसी. चालाकी से गवर्नमेंट ये कनेक्ट कर रहा था कि जो लोकमान्य तिलक है और ये जो चपरेकर ब्रदर्स है इनके बीच में क्या रिलेशन है. कहीं ये तो नहीं कि लोकमान्य तिलक जेल में बैठ के इनको क्या कर रहा है, इनको इशारा कर रहा है और ये सब चीज़ें करवा रहा है. आफ्टर बीइंग अनसक्सेसफुल द गवर्नमेंट इम्प्रेशन द तिलक विद द रिवेंज. और बदले में तिलक को जेल की सज़ा हो गई थी. नाउ स्टूडेंट वी गोइंग टू सी very most important part, partitions of Bengal. The British decided to use the policy of divide and rule to create the rift between Hindus and Muslim community. ब्रिटिश ने ये पूरा डिसाइड कर लिया था कि अभी वो पॉलिसी ये यूज़ करेगा कि वो डिवाइड करेगा और रूल करेगा. उसके इसलिए उसने हिंदू मुस्लिम के बीच में, ये कम्युनिटी के बीच में काफ़ी लड़ाई. देन लॉर्ड कर्जन डिस्ट्रीब्यूटेड इट. जो ये लॉर्ड कर्जन था इसने पूरे बंगाल में इसको फैला दिया. टू कैरी आउट द वर्क ऑफ द प्रोविजंस वाज डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू. और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को चलाने के लिए अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये बहुत तकलीफ़ होने लगी क्योंकि लोग अभी जो यूनिटी में काम नहीं कर रहे थे, अब रिलीजन्स को लेके काम कर रहे थे. सो बाय पुटिंग अप द रीज़न इन 1908 डिक्लेयर द पार्टीशन ऑफ बंगाल. और फिर उसने ये अपना जो चालाकी से ब्रिटिश ने क्या किया, पार्टीशन कर लिया बंगाल का. ये सोचा कि ये उसने फॉरवर्ड किया पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड में कि जो है बंगाल में अभी हिंदू मुस्लिम जो है अपने अपनी जगह को लेके लड़ रहे हैं, तो अब इनका जो है बंटवारा कर देते हैं ताकि ये लोग सुख और शांति से रह सकें. with this partition arrangement was made such as majority Muslim will remain in East Bengal. और इस तरीके से ऐसा पार्टीशन डिसाइड किया गया कि वेस्ट बंगाल में मुस्लिम लोग रहेंगे और ईस्ट बंगाल में मुस्लिम लोग रहेंगे और वेस्ट बंगाल में जो है हिंदूज़ के लोग रहेंगे.
ठीक है। द हाइडन स्ट्रेटेजी ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू हिंदू मुस्लिम वेर डिवाइडेड, लेकिन इसमें ये छुपा हुआ साजिश था ब्रिटिश का कि हिंदू मुस्लिम को वो अलग करे और इसके ऊपर वो राज करे। ड्यू टू द पार्टीशन दैन द फ्रीडम मूवमेंट विल बी अवेक। अब इस पार्टीशन की वजह से जो है फ्रीडम, जो हम काम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं तो अफेक्ट होगा, और कहीं ना कहीं इसकी जो काम करने की जो हिम्मत है वो कहीं ना कहीं टूट सकती है। नाउ वी सी एंटी पार्टीशन मूवमेंट, मतलब इसको रोकने के लिए क्या किया गया, इस पार्टीशन को रोकने के लिए। दिस वॉज पब्लिक अवेकिंग अगेंस्ट द पार्टीशन नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल ओवर इंडिया। लोगों को ये मालूम हुआ कि सिर्फ बंगाल का पार्टीशन नहीं हो रहा, ये पूरे इंडिया में पार्टीशन करने की कोशिश कर रहे थे। 16 अक्टूबर द डे ऑफ पार्टीशन वॉज ऑब्जर्व एज नेशनल मॉर्निंग डे। 16 अक्टूबर को नेशनल मॉर्निंग डे ऑब्जर्व किया गया, मतलब ये सेलिब्रेट भी करते कई बंगाल में। ऑल ओवर द देयर वेर अ प्रोटेस्ट मीटिंग ऑफ इन द गवर्नमेंट डिसीजन। हाँ, पूरे इंडिया में मीटिंग्स ली गई, सेक्शंस लिए गए और इस पार्टीशन को रोकने के लिए लोगों ने काफ़ी कोशिश की। गवर्नमेंट के डिसीजन को नहीं चाहिए इस तरह में, काफ़ी अपने नाराज़गी जो थी उन्होंने जाहिर की। ठीक है। वंदे मातरम कम टू द संग एवरीवेयर, वंदे मातरम का नारा हर जगह लगाया जा रहा था। एज एन सिंबल ऑफ यूनिटी रक्षाबंधन प्रोग्राम वेयर है, रक्षाबंधन जो है हिंदू मुस्लिम के बीच में मनाया गया, जिससे हम एक है, हमारी यूनिटी एक है, इस यूनिटी को दिखाने के लिए। स्टूडेंट इज लार्ज नंबर वर्क एट द गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। बहुत लोग जो स्टूडेंट थे, बहुत ऐसे स्टूडेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, वहाँ उन्होंने जाना बंद कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, मतलब वो नहीं अपना रहे थे, वो जा ही नहीं रहे थे। द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट वॉज इन द हैंड ऑफ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, रविंद्रनाथ टैगोर एंड सच अदर लीडर्स। बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनके कुछ नाम यहाँ पर बताए गए हैं। इन्होंने ये लीडर्स थे और इन्होंने इस मूवमेंट को और आगे बढ़ाया। द एक्सटेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंक्रीज ड्यू टू द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो काम था थोड़ा और आगे बढ़ गया, ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट को लेके उन्होंने और काम किया। ओविंग टू द सॉवरेनिटी और डिससेटिस्फैक्शन द ब्रिटिश एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता था कि जो ये फैक्ट और ये कंडीशन, वो बहुत ही नाराज़ हो गया ब्रिटिश, मतलब वो बहुत डिससेटिस्फाई था इस चीज़ के लिए। तो उसने लेकिन फिर भी बंगाल को पार्टी करने के लिए थोड़ा सी कम चीज़ों को रोक दिया। सो स्टूडेंट, होप मैंने आपको जो पढ़ाया है इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं इंशाल्लाह। अगर मुझे कोई वीडियो मिलती है पार्टीशन के ऊपर, मैं आपको शेयर करूँगी। बाय द टाइम, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 को। 1899 में लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश इंडिया का वाइसरॉय बना और ये 1899 से 1905 तक यहाँ का वाइसरॉय रहा। ये वो समय था जब देश में राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से बढ़ रही थी और इसका सेंटर बना हुआ था बंगाल। लॉर्ड कर्जन किसी भी तरह इस बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना चाहता था। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया था बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का, यानी बंगाल का पार्टीशन। और इसीलिए उसने 1903 में बंगाल का पार्टीशन करने का प्रस्ताव रखा। उस टाइम का बंगाल मिलके बना हुआ था आज का वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और छत्तीसगढ़ के भी कुछ पार्ट्स मिलाकर। बंगाल पार्टीशन को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये कहना था कि अकेले बंगाल की पॉपुलेशन लगभग 7.5 करोड़ है, जो कि उस समय के पूरे इंडिया की पॉपुलेशन की 1/4 थी। तो लॉर्ड कर्जन ने अपने प्रस्ताव में कहा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक साथ मैनेज करना ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो रहा है और इसीलिए बंगाल का पार्टीशन करना ज़रूरी है। मैप में आप लॉर्ड कर्जन के पार्टीशन का प्रपोजल देख सकते हो। ये जो पर्पल, नीला और हल्का नीला रीजन है, उसे ईस्टर्न बंगाल बनाया गया, जिसकी कैपिटल होने वाली थी ढाका, और वेस्टर्न पार्ट जिसे वेस्ट बंगाल कहा जाने वाला था, उसकी कैपिटल होने वाली थी कैलकाटा। इस पार्टीशन में लॉर्ड कर्जन का मास्टर प्लान छुपा हुआ था, जिसे हम ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये जो ईस्ट बंगाल बनाने का प्रपोजल लॉर्ड कर्जन ने दिया, ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, जबकि वेस्ट बंगाल था एक हिंदू मेजॉरिटी।
ब्रिटिशर्स की ये एक सोची समझी साजिश थी, हिंदू और मुस्लिम को आपस में डिवाइड करने की। दिसंबर 1903 में नेशनलिस्ट लीडर्स को जैसे ही ये बात पता चली कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बंगाल के पार्टीशन के बारे में कुछ सोच रही है, इस खबर के साथ ही बंगाल में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र जैसे बड़े बंगाली लीडर्स ने बहुत ही पावरफुल प्रेस कैंपेन्स लॉन्च कर दिए थ्रू देयर न्यूज़पेपर बंगाली एंड हितबदी। आइडिया था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पार्टीशन के परिणामों के बारे में अवेयरनेस पहुंचाना। हजारों की तादाद में लोगों ने पेटिशन पर साइन कर करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजने शुरू कर दिए। कांग्रेस लीडर्स अपनी मॉडरेट टेक्निक्स जैसे पेटिशन, स्पीच, पब्लिक मीटिंग्स और प्रेस कैंपेन से लोगों को इस पार्टीशन के अगेंस्ट तैयार कर रहे थे। और खास बात यह थी कि जमींदार, जिन्हें ब्रिटिशर्स का वफादार माना जाता था, वो भी कांग्रेस लीडर्स के साथ आके खड़े हो गए। लेकिन इस सब के बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अभी तक जो खबर उड़ते उड़ते लोगों तक पहुंची थी, अब जुलाई 1905 में उस खबर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोहर लगा दी। मतलब बंगाल पार्टीशन कब किया जाएगा उसकी डेट अनाउंस कर दी गई। अब इसका असर ये हुआ कि वो लोग जो अब तक कांग्रेस लीडर्स और उनकी मॉडरेट तरीकों पर विश्वास कर रहे थे, उनका दिल टूट गया। उन्हें अब ये लगने लगा कि कांग्रेस के तरीकों से अब कुछ ना हो पाएगा। तो कांग्रेस से तो लोगों का विश्वास उठ ही चुका था, लेकिन ऐसे समय में जो बड़े लीडर्स निकल के आए वो थे बाल गंगाधर तिलक। ये मेनली पुणे और बॉम्बे में पार्टीशन के खिलाफ लोगों को लीड कर रहे थे। इसके अलावा लाला लाजपत राय और अजीत सिंह पंजाब और दूसरे नॉर्दर्न एरियाज में पार्टीशन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। और चिदम्बरम पिल्लई लीडर थे मद्रास से। बंगाल में पार्टीशन के खिलाफ कई सारी प्रोटेस्ट मीटिंग बुलाई गई। इन मीटिंग्स में डिसाइड किया गया कि ब्रिटिशर्स को सबक सिखाने के लिए ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार किया जाएगा। मतलब ब्रिटेन से इंपोर्ट होने वाले सामान और कपड़े को ना ही कोई खरीदेगा और ना ही कोई यूज़ करेगा। और क्योंकि ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना था, तो साथ ही ये भी ज़रूरी था कि ये सब सामान कोई इंडियन कंपनीज बनाए। और क्योंकि उस समय इंडियन कंपनीज कम ही थी, तो अमीर नेशनलिस्ट लोगों ने उस समय बहुत सारी फैक्ट्रीज सेटअप की, स्कूल और कॉलेजेस स्टार्ट किए, जहाँ पर लोकल लैंग्वेजेस में सिखाया जाता था। तो बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट जो ये मूवमेंट शुरू हो गया था, इसको कहा गया स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। क्योंकि एक तरफ तो हम ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे थे और दूसरी तरफ इंडियन स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट। इस मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए फेस्टिवल्स और मेलों का सहारा लिया गया। इसके अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को समझाया कि भैया फॉरेन कपड़े जो ब्रिटेन के मैनचेस्टर से आते हैं, उन्हें ना तो कोई पहने और ना ही कोई खरीदे। इसके अलावा इंडिया में आने वाला नमक जो ब्रिटेन के लिवरपूल से आता था, उसे भी बॉयकॉट कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए त्योहारों और मेलों के माध्यम से मैसेजेस लोगों तक पहुंचाए गए। बाल गंगाधर तिलक ने उस समय महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति उत्सव के आयोजन शुरू करवाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वदेशी मूवमेंट से जोड़े जा सके। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तय डेट पर यानी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया। लोगों की भीड़ सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रोटेस्ट करते हुए जा रही थी, और देखते ही देखते वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का थीम सॉन्ग बन गया। पूरे देश में लोगों ने ब्रिटिश कपड़ों को जलाना शुरू कर दिया। धोबियों ने विलायती कपड़ों को धोने से मना कर दिया। बंगाल पार्टीशन से रिलेटेड कांग्रेस की स्ट्रेटेजी को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में भी आपस में दरार आ गई। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसे हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हो गई और ये एक बड़ा कारण बना स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के डिक्लाइन का। हुआ क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पब्लिक मीटिंग्स और न्यूज़पेपर पर बैन लगा दिया था और ऑलमोस्ट सभी नेताओं को जेल में डाल दिया, जहां उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया। कुछ बड़े नेता जिन्हें अरेस्ट किया गया था, उनमें से बड़े नाम हैं बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें डिपोर्ट किया गया था 6 सालों के लिए मैंडले जेल में। मैंडले बर्मा में है। इसके अलावा दूसरे नाम थे अजीत सिंह, चिदम्बरम पिल्लई, औरबिंदो घोष। औरबिंदो घोष को एक्चुअली जेल नहीं हुई थी। इनके ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी केस चला गया था, जिसमें ये इनोसेंट साबित हुए, लेकिन इन्हें इस ट्रायल के दौरान इतना टॉर्चर किया गया कि केस से फारिग होते ही इन्होंने और कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लीडर बिपिन चंद्र पाल ने पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया। इसके अलावा लाला लाजपत राय, वो तो कांग्रेस स्प्लिट होने के तुरंत बाद ब्रिटेन चले गए और बाद में अमेरिका। तो देखा जाए तो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में कोई भी नेता नहीं बचा था 1908 मई जून आते आते। इसके अलावा इस मूवमेंट को मुस्लिम कम्युनिटी का एक वर्ग एक शक की निगाहों से देख रहा था, और वो इसलिए क्योंकि इस मूवमेंट में हिंदू फेस्टिवल्स और मेलों को प्रचार का जरिया बनाया गया था। ये तो थे मेन रीजंस जिनकी वजह से ये मूवमेंट 1908 के मई जून तक कमज़ोर हो चुका था और धीरे धीरे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है